बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं तीव्र गति से आपको प्रश्नों को बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आप सभी लोग ये मत सोचिएगा कि गुरुजी हमारे कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कमेंट पढ़ने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा, चूंकि कल परीक्षा लगी हुई बच्चों की और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। चूंकि शुरुआत में मैं क्लास लेकर के आया था और नेटवर्क इशू हो गया, इस वजह से क्लासेस सही तरीके से नहीं संपन्न हो पाई। तो मैंने कहा कि बिल्कुल आपको रात के 7-8 बजे या 9 बजे के आसपास में लाऊंगा वीडियोस, तो मैं लेकर के हाजिर हूँ। HND 202 से बनने वाले लगभग 250 से अधिक प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। हिंदी गद्य का जो दूसरा पार्ट होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेंगे। पिछले 2-3 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा। चले प्रश्न, इनमें से नाटक विद्या की रचना नहीं है, बताएं। इनमें से नाटक विद्या की रचना कौन सी नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आ चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। नाटक विधा की रचना इनमें से कौन सी नहीं, नाटक विधा कौन सी नहीं है। देखिए, सज्जन एक नाटक है, अंधेर नगरी भी एक नाटक है और रक्षाबंधन भी एक नाटक है। नाटक जारी है किस विधा की रचना है, बताएं। देखिए, नाटक जारी जो है, नाटक जारी है, यह एक काव्य संग्रह है। ये क्या है? एक काव्य संग्रह है। लीलाधर जगूड़ी नाम के एक जो है काव्यकार है, लीलाधर जगूड़ी। क्या नाम है इनका? लीलाधर जगूड़ी, ठीक है। इन्हीं लीलाधर जगूड़ी ने इसको लिखा था, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो लीलाधर जगूड़ी का काव्य संग्रह है ये, 1962 में प्रकाशित हुआ। नाटक जारी है नाम से काव्य संग्रह। इसमें कई सारी कविताएं संकलित हैं, जिसमें आप देखते हैं तमाम जैसे भेद, आषाढ़, मृत, तमाम प्रकार की जो है चीजें इसमें संकलित हैं। तो यही है। बाकी आप ये तीनों नाटक विधा की रचनाएं, अंधेर नगरी, सज्जन, रक्षाबंधन, ठीक है। अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना भाग 1 किस विधा की रचना है। निराला की साहित्य साधना भाग 1 किस विधा की रचना है और किसने लिखा है, ये भी बताएं। बताने का प्रयास करेंगे। तो निराला की साहित्य साधना को सबसे पहले बात जान लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन से रिलेटेड है, उनकी चरित्र है, ठीक है। रामविलास शर्मा जी ने इसको लिखा है और यह एक प्रकार से एक जीवनी है, 3 खंडों में रचित है, जीवनी है ये, ठीक है। किसकी जीवनी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। यह बात ध्यान रखेंगे। 3 खंडों में बटी है। पहले खंड में निराला जी के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है, दूसरे खंड में निराला के जो रचनाएं हैं उसके बारे में मेंशन है और तीसरे खंड में निराला ने जो पत्रों का संग्रह किया था उसके बारे में, निराला ने कितने पत्र लिखे, कैसे क्या किए, सारी चीजें हैं। इनमें से कौन सा तत्व नाटक के लिए अनिवार्य है, बताएं। इनमें से कौन सा तत्व नाटक के लिए अनिवार्य है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखें, अभिनेता, पात्र और रंगमंच, तीनों को होना बहुत जरूरी है। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। प्रश्न, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया। यह कथन किसका है, बताएं। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। तो हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट, किसने लिखा है इसको? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, 1929 में इसका प्रकाशन हुआ है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। सीमा रेखा एकांकी किसकी है, ये बताएं। सीमा रेखा बिल्कुल विष्णु प्रभाकर की एकांकी है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लक्ष्मी का स्वागत किसने लिखा है? लक्ष्मी का स्वागत किसकी रचना है भैया? बिल्कुल राइट आंसर आपको उपेंद्र नाथ अस्क। और इसके अलावा औरंगजेब की आखिरी रात किसने लिखा है, बताएं। ये रचना राम कुमार वर्मा जी की है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, औरंगजेब की रचना है, एकांकी विधा की रचना है, सॉरी, औरंगजेब की आखिरी रात राम कुमार वर्मा ने लिखा है, बहुत ही फेमस एकांकी है। क्लियर। तो इस तरीके से आपके यहाँ तीन चार क्वेश्चन तैयार हुए, प्रश्न ऐसे बातें हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक, ठीक है, अर्धकथानक। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक, बिल्कुल राइट आंसर है अर्धकथानक। अर्धकथानक को किसने लिखा है? बनारसी दास जैन ने लिखा है। प्रकाशित कब हुई है? 1641 में प्रकाशित हुई है, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। और यह आत्मकथा ब्रज भाषा में लिखी गई है, यह बात ध्यान रखेंगे। बनारसी दास जैन एक श्रीमल जैन व्यापारी और कवि भी थे। उनका जन्म जौनपुर में हुआ था 1586 में, निधन 1643 में हो जाता है, 1641 में रचना इनकी प्रकाशित होती है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और बड़े फेमस जो है लेखक भी माने जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आपका जो है आत्मकथा है। इसके अलावा कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा है बेसिकली, ठीक है। और निज वृतांत किसकी आत्मकथा है, बताएं।
निज वृतांत, निज वृतांत किसकी आत्मकथा है, फटाफट से आप बताएंगे। तो ये पंडित अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है निज वृतांत, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी भारतेंदु जी के समकालीन कवियों में से एक माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसका अर्ध कथानक जो है पहली जो है आत्मकथा है बनारसीदास जैन के द्वारा लिखी गई 1641 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जब कोई महान व्यक्ति तटस्थ होकर के अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसी को आत्मकथा बोलते हैं। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन के बारे में तटस्थ होकर के सभी घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध वर्णन करता है, आत्मकथा कहलाती है। सी ऑप्शन। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोर्टाज बेटा किस भाषा का शब्द है, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आ चुका, किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है तो उसी को जीवनी कहा जाता है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है, जीवनी। ये सब क्वेश्चंस 2024 में पूछे गए हैं, बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में 100% आने वाले हैं, एकदम से कंफर्म बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका क्या नाम है। तो नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम होता है रंगपीठ, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से कौन सा रचनाकार एकांकीकार नहीं है, यानी कौन सा रचनाकार है, मोहन राकेश एकांकीकार है, गिरजा कुमार माथुर भी हैं और भुवनेश्वर भी हैं। जगदीश चंद्र माथुर ये एक एकांकीकार नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझ करके उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, उपर्युक्त कथन किसका है। तो ये किसने कहा था, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक का ही एक प्रकार से भाग है। ध्रुव स्वामी नाटक का प्रकाशन 1933 में होता है, जयशंकर प्रसाद की रचना है बेटा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझ करके उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी ने ही कहा था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, देवी, ये सब प्रश्न 2024 में या 23 में पूछे गए हैं। प्रश्न, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आदेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है, उपर्युक्त कथन किसका है। तो ये कथन चंद्रगुप्त का स्वयं का था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के दो पुरुष पात्रों के नाम। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में दो पुरुष पात्र हैं, एक है रामगुप्त और एक है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रामगुप्त जो है वो पति है ध्रुव स्वामिनी का और चंद्रगुप्त जो है उसका प्रेमी है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का खल पात्र नहीं है, खल पात्र मतलब कि जो गुंडा होता है वो नहीं है, बताएं। चंद्रगुप्त जो है हीरो में शामिल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे गुंडे रामगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, ये सब एक प्रकार से विलन की भूमिका में है। अगला प्रश्न आ चुका है, सकराज किस नाटक का पात्र है। सकराज किस नाटक का पात्र है भैया, सकराज जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार के नाटकों की रचना करी है। तो जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार के नाटकों की रचना करी भैया, ऐतिहासिक नाटकों की रचना करी जयशंकर प्रसाद जी ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है, विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है। तो उनका नाटक है ध्रुव स्वामिनी नाटक, इसी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में 3 अंक हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा सकता है, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझ करके उन पर अत्याचार किया है, ये 2024 में आया था, 2023 में आया था कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, बस इतना ही पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर आगे भी लिखा था कि यह मेरे साथ नहीं चल सकता, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। उपर्युक्त कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस पात्र का है, तो स्वयं ध्रुव स्वामिनी ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किस रचना पर आधारित नाटक है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है देवी चंद्रगुप्त नाटक पर एक प्रकार से आधारित है, ये भी 2024 में प्रश्न आया हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सीमा रेखा एकांकी का पात्र नहीं है। सीमा रेखा एक एकांकी है, सीमा रेखा एकांकी के लेखक कौन है बताएं। सीमा रेखा एकांकी बिल्कुल विष्णु प्रभाकर ने लिखा है सीमा रेखा एकांकी, ठीक है। सीमा रेखा एक एकांकी है जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने एक ही परिवार के 4 भाइयों के बीच जो स्वार्थों के बीच में संघर्ष होता है उसी ताने बाने को चित्रित किया है। और चारों भाइयों में जो नाम है उनका, एक का नाम है लक्ष्मी चंद, एक का नाम शरद चंद, एक का नाम सुभाष चंद और एक का नाम विजय था। ये 4 भाई थे, विष्णु प्रभाकर की रचना है और बड़ी फेमस रचना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक ही परिवार के 4 भाइयों के जो है स्वार्थ से भिड़ी हुई रचना है ये, यह बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। लक्ष्मी चंद व्यापारी है, शरद चंद मंत्री के पद पर है, सुभाष चंद नेता रहता है, विजय
जो होता है पुलिस इंस्पेक्टर रहता है, और इन्हीं चारों के बीच में आपस में चीज़ें एक प्रकार से इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। सीमा रेखा एकांकी का पात्र नहीं है, तो राजेश इसका पात्र नहीं है, ठीक है। बाकी सुभाष, विजय और अरविंद इसके पात्र में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भोर का तारा एकांकी बताएं। मीर का तारा एकांकी का पात्र नहीं है, मीर का तारा। देखिए मीर का तारा नहीं यहाँ पर, ठीक है। मोर का तारा होता, अगर मोर का तारा, तो मोर का तारा किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, एकांकी है मोर का तारा, ठीक है। मोर का तारा किसकी रचना है? तो मोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसमें आप देखते हैं मीर का तारा है, मोर का तारा, उसमें रजनी पात्र जो है नहीं है। बाकी शेखर, छाया और मानव ये सब शामिल, माधव ये सब शामिल है, ठीक है। शेखर, छाया, माधव किसके पात्र हैं भैया? तो ये भोर का तारा, भोर का तारा आप कहानी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोर नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कर ले भोर का तारा, ठीक है। भोर का तारा, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा बताएं। भोर का तारा एकांकी किसने लिखी है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा किसने लिखा है? भोर का तारा किसने लिखा है? बिल्कुल जगदीश चंद्र माथुर की रचना है भोर का तारा। यह बात ध्यान रखेंगे, 1946 में प्रकाशित हुई रचना है। क्लियर? तो उसमें छाया, शेखर और माधव पात्र है, रजनी पात्र नहीं है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का पात्र नहीं है, बताएं। लक्ष्मी का स्वागत जो रचना है, इसमें रोशन, अरुण और भासी रहता है, शारदा नहीं रहती, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र नहीं है। मिस्टर अभिमन्यु एकांकी विधा की रचना है और लक्ष्मी नारायण लाल इसके रचनाकार हैं। मिस्टर अभिमन्यु एकांकी के लेखक कौन है? बिल्कुल लक्ष्मी नारायण लाल हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो मिस्टर एवेन्यू एकांकी का पात्र कौन नहीं है? तो इसका पात्र कौन नहीं भैया? फटाफट से आप बताएंगे। सुनीता इसका पात्र नहीं, बाकी गया दत्त, राजन, केजरीवाल ये सब हैं। अगला प्रश्न, शरद चंद्र किस एकांकी का पात्र है? शरद चंद्र सीमा रेखा एकांकी का पात्र है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए, बात ध्यान रखेंगे। तो देखिए माइनर वालों के लिए भी है, मेजर वालों के लिए भी है, ये बात ध्यान रखेंगे। डीडीयू में ये सब क्वेश्चंस आएंगे। अगला प्रश्न है, राजन किस एकांकी का पात्र है? राजन मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। माधव और शेखर किस एकांकी के पात्र हैं? तो भोर का तारा में है, ए ऑप्शन। रोशन किस एकांकी का पात्र है? तो रोशन लक्ष्मी के स्वागत एकांकी का पात्र है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क, बिल्कुल उपेंद्र नाथ अस्क ने ही लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। रिपोतार्ज मूलतः किस भाषा का शब्द है? बताएं। रिपोतार्ज मूलतः किस भाषा का शब्द है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रिपोतार्ज, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है भैया? फटाफट से आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो रिपोतार्ज बेटा जो भाषा है वो है अंग्रेजी, ठीक। एक मिनट, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है मूल रूप से? बिल्कुल रिपोताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फ्रांसीसी भाषा। तो फ्रेंच भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। किस भाषा का भैया? फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो रिपोताज किस भाषा का शब्द है भैया? रिपोताज आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य है राहुल शंकरत्यान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृत्तांत के लेखक। आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का होगा, कमलेश्वर ने लिखा है इसको। किसने लिखा है? कमलेश्वर ने लिखा है आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृत्तांत। 2006 में ये रचना प्रकाशित होती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें पाकिस्तान का सामाजिक आर्थिक चित्रण किया गया है। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी असफलताएं आत्मकथा किसने लिखी है? बिल्कुल बाबू गुलाब राय की रचना है, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बाबू गुलाब राय की रचना है, बहुत बढ़िया। चलें अगला क्वेश्चन आ चुका है, जिसके साथ जिया 30 बरस का साथी संस्मरण हिंदी में किस आलोचक के बारे में है? तो ये एक प्रकार से रामविलास शर्मा के बारे में है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज किस प्राकृतिक आपदा के बारे में है? तो ये बाढ़ और सूखा के बारे में। ऋण जल मतलब होता है सूखा हो जाना, और धन जल माने होता है बाढ़, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सदाचार की ताबीज व्यंग किस समस्या को संबोधित है? अच्छा, सदाचार की ताबीज व्यंग किसने लिखा है? तो ये हरिशंकर परसाई की रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और व्यंगकार भारत मतलब कि मतलब इसमें क्या नाम है, अरे हिंदी साहित्य में सबसे बड़े हैं हरिशंकर परसाई जी ही।
तो इसमें एक प्रकार से सदाचार की ताबीज में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यंग किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋण जल धन जल में क्या चित्रण हुआ है? तो इसमें बाढ़ और सूखे का चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है? बाढ़ और सूखे का चित्रण किया गया है। ठीक है, बिहार के गांव की बात होती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग चीजों को जान पा रहे हैं। आवारा मतलब कि अमर शहीदा भगत सिंह जीवनी किसने लिखा? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भैया? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न आ चुका बेटा, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका, अमर शहीदा भगत सिंह जीवनी किसने लिखा? तो अमर शहीदा भगत सिंह जीवनी विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो मतलब बताएं, विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरपुर में मीरपुर पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 21 जून 1912 को। यह बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, मीरा गांव या मीरापुर पड़ता है। 21 जून को हुआ था 1912 में। निधन 11 अप्रैल को हुआ था 2009 में। बड़ी लंबी बीमारी थी, उसी की वजह से हो गया था। विष्णु प्रभाकर का कहानी संग्रह नहीं है इनमें से। देखिए, इनमें से आप देखेंगे, धरती अभी भी घूम रही है, खिलौने, मेरा वतन इन्हीं की है। सोजे वतन किसका कहानी संग्रह? सोजे वतन, सोजे वतन प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह, जिसको बैन भी कर दिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये इनका कहानी संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो इनको 1993 में मिला था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। विष्णु प्रभाकर का मनोवैज्ञानिक एकांकी कौन सा है? विष्णु प्रभाकर का मनोवैज्ञानिक एकांकी है ममता का विषय। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई किसकी रचना है? बिल्कुल, प्रकाश और परछाई के लेखक कौन है भाई? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के आ रहे हैं, विष्णु प्रभाकर की रचना है, खा ऑप्शन। विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रहों में से एक नहीं है। विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रहों में कौन सा? देखें, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, 12 एकांकी, ये सब इनका है। नदी प्यासी थी किसका एकांकी संग्रह है? बताएं। धर्मवीर भारती, बिल्कुल राइट आंसर, धर्मवीर भारती की रचना है ये। 5 मौलिक नाटकों की रचना, 5 मौलिक नाटक इसमें शामिल हैं। नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम, संगमरमर पर एक रात और सृष्टि का आखिरी आदमी, ये 5 नाटक मिल करके ये एकांकी संग्रह नाटक संग्रह बनाते हैं। इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सुमेलित है? इनमें से बताएं, इनमें से सुमेलित कौन सा है? देखें, एक कंठ बिस्पाई किसकी रचना है? एक कंठ बिस्पाई के लेखक, एक कंठ बिस्पाई को किसने लिखा है? दुष्यंत कुमार ने लिखा है। तो भारत भूषण अग्रवाल है, तो ये गलत हो गया। बादल की मृत्यु के लेखक कौन है? बादल की मृत्यु के लेखक कौन है भैया? बादल की मृत्यु किसने लिखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राम कुमार वर्मा ने लिखा, तो भुवनेश्वर प्रसाद है, तो ये भी गलत हो गया। पृथ्वीराज की आंखें, राम कुमार वर्मा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा, बिल्कुल राइट आंसर है, राम कुमार वर्मा ने लिखा है। तो यही आपका पूछा गया था, सुमेलित कौन सा? तो गा ऑप्शन नहीं सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन सा रचनाकार एकांकी नहीं है, मतलब एकांकीकार नहीं है? तो इनमें देखिए, मोहन राकेश एकांकीकार हैं, जगदीश कुमार हैं, भुवनेश्वर हैं, गिरजा कुमार माथुर नहीं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। माधव और शेखर किस एकांकी के पात्र हैं? भोर के तारा के, ए ऑप्शन। शरद चंद्र किस एकांकी का पात्र है? सीमा रेखा का। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी किस तरह की पात्रा है? बताएं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो ये है, क्या नाम है इसका, मंदाकिनी, वो किस प्रकार की पात्र है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो एक ये पात्र है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है भाई? मंदाकिनी। मंदाकिनी एक काल्पनिक पात्र है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, चूंकि इसका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मंदाकिनी किसके प्रति अनुरक्त थी? तो मंदाकिनी जो है वो चंद्रगुप्त के प्रति अनुरक्त थी। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सामंत कुमार किसे अपना सम्राट चुनते हैं? सामंत कुमार चंद्रगुप्त को अपना सम्राट चुनते हैं। घा ऑप्शन। ये सब ध्रुव स्वामी नाटक से बनने वाले प्रश्न। ध्रुव स्वामी नाटक का नायक कौन है? तो इस नाटक का नायक है चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। रामगुप्त किस नाटक का पात्र है? तो ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है, खलनायक में आता है। मिहिर भोज या सॉरी मिहिर देव किस नाटक का पात्र है? तो मिहिर देव भी ध्रुव स्वामी नाटक का ही है। इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रामगुप्त की हत्या के बाद ध्रुव स्वामिनी किसके साथ विवाह करती है? तो रामगुप्त की हत्या के बाद में चंद्रगुप्त के साथ विवाह करती है वो। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक किसका लिखा है? ध्रुव स्वामी नाटक किसका लिखा हुआ है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है इसको। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समुद्रगुप्त के बड़े भाई, बड़े पुत्र का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का नाम था रामगुप्त। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी नाटक में समुद्रगुप्त का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था? तो ध्रुव स्वामी नाटक में समुद्रगुप्त का वास्तविक उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी नाटक की कौन सी स्त्री पात्र आत्महत्या करना चाहती थी? तो ध्रुव स्वामी आत्महत्या करना चाहती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन किन्हीं कारणों, मतलब कई कारण थे जो उसको रोकने के पीछे। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद बड़ी फेमस रचना है, किसने लिखी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अरे यायावर रहेगा याद किसने लिखा है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही फेमस रचना है। अरे यायावर रहेगा याद, ये रचना लिखी है किसने भैया? अज्ञे जी ने स्वयं लिखी है, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तिब्बत की सीमा पर, तिब्बत की सीमा पर किसकी रचना है और किस विधा की रचना है? बताएं, दोनों प्रश्न है। तिब्बत की सीमा पर किसने लिखा है? तिब्बत की सीमा पर एक यात्रा साहित्य राहुल संकृत्यान का है, बिल्कुल का ऑप्शन राहुल संकृत्यान, घा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? राहुल संकृत्यान ही है, का ऑप्शन। यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में किसे जाना जाता है? तो राहुल संकृत्यान जी को ही मानते हैं, गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से प्रश्न, भारतेंदु जी ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो भारतेंदु जी ने कौन सी रचना लिखी है? देखिए, गंगा पार की यात्रा किसने लिखी है? गंगा पात्र की यात्रा राहुल संकृत्यान की रचना है। ठीक है, सरयू पार की यात्रा किसने लिखी है? सरयू पार की यात्रा भारतेंदु जी की है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा घा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है इनमें से? देखिए, इन्हें कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी की है, किन्नर देश में राहुल संकृत्यान का है, सागर की लहरों पर भरत शरण उपाध्याय का है, जबकि देश विदेश रचना जो है निर्मल वर्मा की नहीं है। देश विदेश के लेखक कौन है? देश विदेश रचना प्रकाशित 1957 में होती है, यात्रा साहित्य है, लिखा है इसको रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, तो निर्मल वर्मा नहीं, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर होगा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही गलत लिखा है। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन में कौन सी विद्या है? शांति निकेतन में कौन सी विद्या है? तो कौन सी विधा है? विधा, तो इसमें यात्रा साहित्य है, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। शांति निकेतन में यात्रा साहित्य किसकी रचना है? बताएं। शांति निकेतन में यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? बिल्कुल पंडित राहुल संकृत्यान ही होंगे, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, क्या है सांकिन यात्रा साहित्य में इसका किसने लिखा है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शांति निकेतन में एक संस्मरण भी है, तो उसको अलग अलग लेखकों ने लिखा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अंजू दीदी कैसा एकांकी है? अंजू दीदी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अंजू दीदी कैसा एकांकी है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अंजू दीदी एकांकी के लेखक कौन है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही फेमस प्रश्न आ चुका है, अंजू दीदी। ठीक है, बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंजू दीदी, अंजू दीदी एकांकी कैसा एकांकी है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंजू दीदी के लेखक कौन है भाई? अंजू दीदी के लेखक कौन है, बताइएगा। अंजू दीदी एकांकी है, सामाजिक एकांकी है। अंजू दीदी एकांकी का लेखक ही बताओ, चलो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं किसका पहले बताता है। तो बिल्कुल अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अस्क का एकांकी संग्रह है। ठीक है, वो अंजू दीदी किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का एकांकी है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, क्लियर। एक नाटक भी है उपेंद्र नाथ अस्क का, 1955 में आया है, नायिका प्रधान नाटक भी है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ नाट्य कृति है ये अंजू दीदी इनकी, उपेंद्र नाथ अस्क जी की। मनोवैज्ञानिक धरातल पर भी लिखी गई है। ठीक है, पारिवारिक जीवन और मनोवैज्ञानिकता के बारे में इसमें बड़ा जबरदस्त चीजें मिलती हैं, का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सूखी डाली कैसी एकांकी है? बताएं। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रतीकात्मक, बिल्कुल
ठीक है। सूखी डाली जो है संयुक्त परिवार की अहमियत और उसकी अच्छाइयों को दिखाने का काम करता है, पारिवारिक स्थितियों में इसमें दिखाया गया है। संयुक्त परिवार व्यवस्था पर आधारित है, तो यहाँ पर प्रतीकात्मक कर सकते हैं आप, इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूखी डाली भी उपेंद्रनाथ अस का ही काम की है, ठीक है। अगला प्रश्न, मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, बिल्कुल इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भोर का तारा एकांकी का पात्र रजनी नहीं है, घा ऑप्शन इसका तो हो गया था आपका। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का पात्र नहीं है, तो अरुण भासी और रोशन है, शारदा नहीं है, ठीक है। मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र नहीं है, मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र नहीं। देखिए केजरीवाल, गयादत्त राजन, तो मिस्टर मतलब इसमें क्या है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मिस्टर अभिमन्यु मिस्टर अभिमन्यु एकांकी संग्रह का पात्र आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है कि मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र नहीं है। तो मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र कौन नहीं भैया? मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र नहीं है सुनीता, ठीक है। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसके साथ जिया 30 वर्ष का साथी संस्मरण किसका है? रामविलास शर्मा जी का है, ठीक है। तो ये सब आपका ये हो गया है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आ चुका है, चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चीड़ों पर चांदनी, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। चीड़ों पर चांदनी जो है ये किसका यात्रा वृत्तांत है भैया? चीड़ों पर चांदनी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे किसका यात्रा वृत्तांत है? चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? बिल्कुल निर्मल वर्मा का है ये, निर्मल वर्मा, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। 1964 में ये प्रकाशित हुआ है चीड़ों पर चांदनी नामक रचना। ये बात ध्यान रखेंगे, यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी, ठीक है। किसका है? निर्मल वर्मा का है। क्लियर? किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है, इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी बात आपने ध्यान रखा। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं और आप लोग बड़ी आसानी से इसको देखते रहते हैं, ठीक है। यात्रा वृत्तांत है ये। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है तो उसका हो गया। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? यशपाल हैं, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। यशपाल एक मार्क्सवादी लेखक हैं। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है, गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? आखिरी चट्टान जो है यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश ही हैं, इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मोहन राकेश की कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? मोहन राकेश की कौन सी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला है, बताएं। तो मोहन राकेश को किस रचना पर मिला है भैया? देखिए इनको साहित्य अकादमी मिल चुका 1967 मतलब 68 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, आधी अधूरी नाटक के लिए। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है कि इनके द्वारा लिखित आखिरी मतलब कि ये क्या नाम है, कौन सी रचना भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रकाशित है? तो आखिरी चट्टान पे मिला है, का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है कि उसके लेखक कौन है? तो ये एक यात्रा वृत्तांत है बेटा, सबसे पहली बात जान लीजिए, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। और सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यन अज्ञे ने इसको लिखा है, यह बात ध्यान रखेंगे। तो इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? तो ये भी उन्हीं की रचना है, यात्रा वृत्तांत है, यात्रा साहित्य है, अज्ञे की ही रचना है, यात्रा मतलब कि अरे यायावर रहेगा याद, ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र विधा की रचना है, का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कौन सा है? देखिए हस हसमत इन्हीं का है, ठीक है। हस हसमत के लेखक कौन है? तो वो कृष्णा सोबती हैं, ठीक है। कृष्णा सोबती एक हिंदी साहित्य में महान विभूति के नाम से जानी जाती हैं, हस हसमत लेखिका हैं। विचार संवाद संस्मरण है ये, ठीक है।
आपको बता दूं कि बड़ी फेमस रही हैं। 1980 में साहित्य अकादमी मिला इनको, कृष्णा सोबती को। 1996 में साहित्य अकादमी अध्यक्षावृत्ति से सम्मानित भी इनको किया गया है। बहुत ही विद्वान थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसने लिखा है? मैंने आपको बताया था, कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु जी का है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस संस्मरण किसने लिखा है बताएं? भारतेंदु जी का छोटा आत्मकथात्मक लेख है ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 1876 में प्रकाशन हुआ है इसका। अगला क्वेश्चन आ चुका, माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा? माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें किसने लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी बिल्कुल राइट आंसर होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी ने ही इसको लिखा है, ठीक है, माटी की मूर्तें। क्लियर। और ये एक प्रकार से 1946 में प्रकाशित हुई है रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की, रेखा चित्रों का संकलन है। इसमें कई रेखा चित्र संकलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना तो रेखा चित्र है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खा ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, लाल तारा की विधा है। लाल तारा किस विधा की रचना और किसने लिखा ये भी बताओ। लाल तारा किस विधा की रचना है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की ही रचना है। और इसकी अगर विधा की बात करें बेटा, तो ये रेखा चित्र विधा की रचना है। किस कौन सी विधा है? रेखा चित्र विधा की रचना है, ठीक है। 1938 में प्रकाशन हुआ। अगर प्रकाशन की बात करें तो कब प्रकाशन हुआ? 1938 में प्रकाशन हुआ है इसका, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मतलब कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े रेखा चित्रकार माने जाते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। बनारसी चतुर्वेदी का रेखा चित्र कौन सा है? सेतुबंध। सेतुबंध किसका रेखा चित्र है? बनारसी चतुर्वेदी जी का। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए इनमें से, देखिए पथ के साथी, अतीत की चलचित्र, स्मृति की रेखा, इनका है। सेतुबंध किसने लिखा है? अभी आपने समझा, सेतुबंध किसने लिखा बेटा? सेतुबंध जो है ये किसका है? बिल्कुल राइट आंसर, बनारसी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न आ चुका है, स्मृति की रेखाएं, इसकी रचना किसने की है? तो महादेवी वर्मा ने की है, जाहिर सी बात है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? बताएं, कबूतर खाना के लेखक कौन है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कबूतर खाना, कबूतर खाना एकांकी किसने लिखी है? कबूतर खाना के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कबूतर खाना एकांकी, बहुत ही फेमस प्रश्न आ चुका है। जगदीश चंद्र माथुर, बिल्कुल राइट आंसर आपका जगदीश चंद्र माथुर। जिन बच्चों ने लगाया जगदीश चंद्र माथुर, उनका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। कबूतर खाना के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है इस रचना को। क्लियर, किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। क्लियर, चले आगे बढ़ा जाए। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। क्लियर, चले बहुत ही फेमस क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ा जाए। प्रकाश और परछाई, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? बताइए भैया, प्रकाश और परछाई के लेखक कौन है? बिल्कुल विष्णु प्रभाकर ने ही लिखा है। प्रकाश और परछाई के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर ही हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, विष्णु प्रभाकर, इसका जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? इनमें से कौन सी रचना एकांकी है? नदी प्यासी थी एकांकी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी प्यासी थी किसने लिखा है एकांकी? नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन नंबर इसका डी ही करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा की एकांकी है, का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कारवां एकांकी के लेखक कौन है? कारवां एकांकी किसने लिखा है? भुवनेश्वर प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर, एकांकी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं, इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की रचना है। और किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है? तो बादल की मृत्यु उनकी पहली एकांकी मानी जाती है, 1930 में प्रकाशन हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव बड़ी फेमस एकांकी किसने लिखी, बताएं। कौमुदी महोत्सव किसने लिखी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौमुदी महोत्सव राम कुमार वर्मा, बिल्कुल ठीक बात है। आगे देखते हैं, भोर का तारा किसने लिखा, बताएं। भोर का तारा किसने लिखा, अभी मैंने बताया था। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर, बिल्कुल इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। जानकी मंगल 1668 ईस्वी में प्रकाशन हुआ नाटकीय कृति है, इसके लेखक कौन है, जानकी मंगल, बताएं। जानकी मंगल के लेखक कौन है। जानकी मंगल नामक नाटक किसने लिखा है। जानकी मंगल नाटक किसने लिखा है, अभी फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ चुका है। किसने लिखा है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, बिल्कुल राइट आंसर है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है। ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। किसने लिखा भैया, शीतला प्रसाद, शीतला प्रसाद, बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर होगा शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने इसको लिखा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन शीतला प्रसाद, ठीक है। चले, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है, तो अंधेर नगरी में किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, तत्वा संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है, तो इनमें से कौन है भैया, वो है लाला श्रीनिवास दास, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेल का बिकट खेल नामक नाटक के लेखक कौन है। रेल का बिकट खेल नामक नाटक किसने लिखा है, बताएं। तो रेल का बिकट खेल किसने लिखा भैया, रेल का बिकट खेल, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, इसको किसने लिखा, रेल का बिकट खेल बड़ा फेमस है, रेल का बिकट खेल, बिल्कुल बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है, तो बृहनलला, बेड़ी संघार, कलिराज की सभा, ये सब है। तत्वा संवरण इनका नहीं है। तत्वा संवरण नाटक किसका है, तत्वा संवरण किसका है भैया, चले छोड़ दीजिए इसको, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्व संवरण का कमेंट करके आप बताएंगे सभी लोग। चले आगे देखते हैं, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता, संयोगिता स्वयंवर बड़ा फेमस नाटक है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है, प्रश्न आएगा, लाला श्रीनिवास दास, बिल्कुल राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। 1907 में, कब, एक मिनट, प्रकाशित कब हुआ, 1882 में इसका प्रकाशन हुआ है, 25 नवंबर को, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर और प्रेम मोहिनी, ये सब नाटक भी इन्हीं के हैं। अगला प्रश्न आ चुका, चार बेचारे और अब तक, चार बेचारे और उजबक नामक नाटक के रचयिता कौन है। चार बेचारे और उजबक किसने लिखा है, पांडेवेचन शर्मा उग्र, बिल्कुल राइट आंसर, पांडेवेचन शर्मा उग्र, जिन बच्चों ने लगाया उनका राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया, यह कथन किसका है, रामविलास शर्मा का है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं, प्रसाद जी जो है ऐतिहासिक नाटककार हैं, बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है, प्रसाद जी का नाटक हर्षवर्धन नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ होता है, तो हिंदी नाटकों का विकास क्रम भारतेंदु जी के नाटकों से प्रारंभ होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्नावली नाटक हिंदी में अनुवाद किस भाषा में किया गया था, स्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद भारतेंदु जी ने किया था, ठीक है। तो स्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था, तो किसी भाषा से होगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, हालांकि ये प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है, भारतेंदु का मूल नाटक इनमें से देखिए सती प्रताप, अंधेर नगरी, नील देवी है, पाखंड विखंडन इनका मूल नाटक नहीं है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है, तो अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया हिंदी में, बताएं। दुर्लभ बंधु के नाम से, बिल्कुल राइट आंसर होगा, दुर्लभ बंधु के नाम से मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का जो है उसका करवाया उन्होंने, जो है उसको 1850 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है भारतेंदु जी का, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाए
शेक्सपियर का नाटक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसी का हिंदी रूपांतरण किया था 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारतेंदु जी का इनमें से कौन सा नाटक नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे। तो कारवां इनके नाटक नहीं है, बाकी सूती प्रताप, प्रेम योगिनी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, ये भारतेंदु जी का है। कारवां इनका नहीं है। कारवां किसका है बताएं? कारवां नाटक किसका है? कारवां एक एकांकी संग्रह है, किसका है? बिल्कुल भुवनेश्वर प्रसाद का, ठीक है। हाँ, विशस्य विस्मौषधम नाटक के रचयिता कौन है? विशस्य विस्मौषधम भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अंग्रेजी अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? तो भारतेंदु मतलब बताएं, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो पाखंड विखंडन के नाम से किया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। भारतेंदु जी के पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास, उन्होंने एक नाटक लिखा, वो नाटक कौन सा है? नहुस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक ग्रंथ लिखा है? तो भारतेंदु जी ने ही लिखा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, एक जीवन के, प्रश्न क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है, जीवन के एक अंश की झांकी देता है, किसका कथन है? एक जीवन के एक अंश की झांकी देता है, लक्ष्मी नारायण लाल का कथन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। एकांकी नाटकों में एक ही घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल संचयन करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है, यह कथन किसका है? तो राम कुमार वर्मा जी का है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, माधुरी नामक एकांकी किसकी है? माधुरी नामक एकांकी किसने लिखा है भैया? तो माधुरी एकांकी के लेखक कौन है, फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा राम कुमार वर्मा। माधुरी किस तरह का एकांकी है? तो माधुरी एक पौराणिक एकांकी है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदी नाटक की मौलिक प्रवृत्ति कहाँ से मिलती है, किस देश से? पश्चिमी देशों से, खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंधेर नगरी क्या है? एक नाटक है, भारतेंदु जी का नाटक है। वैसे तो नाटक नहीं, अगर नाटक और बीथी भाण प्रहसन 3-4 ऑप्शन आएंगे, तो वैसे अगर हिंदी कहानी विद और रिपोर्टाज डायरी ये सब आएगा तो उसमें नाटक दिया होगा तो नाटक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अंधेर नगरी एक प्रहसन टाइप का नाटक है, तो ऑप्शन नंबर खा लगाएंगे, प्रहसन है ये। अगला क्वेश्चन है, ईद की होली सेठ गोविंद दास का कैसा एकांकी है बताएं? ईद की होली सेठ गोविंद दास का एकांकी है, ये समस्या मूलक एकांकी है, इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपेंद्र नाथ अस्क का जो चरवाहे एकांकी संग्रह है, चरवाहे एकांकी संग्रह एक प्रतीकात्मक है, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो भारतेंदु युग से बेसिकली मान लिया जाता है, इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट विकास इसका मुख्य रूप से जाकर के द्विवेदी युग के बाद में छायावाद में होता है, ठीक है। भारतीय मतलब कि उनके समय में क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद का पहले एकांकी 1929 में। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? जोंक जो है एक सामाजिक व्यंग टाइप की एक एकांकी, सामाजिक पर व्यंग किया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ चुका है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त पूछा गया भैया। प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? देखें, भूत के पांव, निठल्ले की डायरी और बारात की वापसी, ये तीनों एकांक मतलब कि हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है, जबकि नेताजी कठिन किसकी रचना है? नेताजी कठिन जो है किसकी रचना है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग बताएंगे, बाकी ये ही करेक्ट आंसर हो जाए, नेताजी कठिन, ये इनका व्यंग नहीं हरिशंकर परसाई का, बाकी तीनों इन्हीं का है। नेताजी कठिन के लेखक बताएं? नेताजी कठिन मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है, देखें व्यंग्यकार कौन नहीं, अज्ञे व्यंग्यकार नहीं, बाकी रविन्द्रनाथ त्यागी, लतीफ घूंगी, हरिशंकर परसाई, ये सब व्यंग्यकार हैं। अगला प्रश्न, इनमें से स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, स्वतंत्रता के बाद के हिंदी व्यंग्यकार बाल मुकुंद गुप्त नहीं है, रविन्द्रनाथ त्यागी हैं, श्री मनोहर शुक्ल हैं, नरेंद्र कोहली हैं, बाल मुकुंद गुप्त स्वतंत्रता से पहले के हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था बताएं? हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? हिंदी के बड़े फेमस व्यंग्यकार हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था 22 अगस्त को 1922 ईस्वी में, 22 अगस्त 1924 1922 22 अगस्त 1922 को, सॉरी 1924 22 अगस्त 1924 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यह बात ध्यान रखेंगे, हरिशंकर परसाई जी का मध्य प्रदेश के इटारसी के पास एक जमाली नाम का एरिया पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था।
अगला प्रश्न आ चुका, वसुधा नामक मासिक पत्रिका के संपादक। वसुधा पत्रिका भी मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार निकलती थी, हरिशंकर प्रसाद ही प्रकाशित करवाते थे। चौथा करेक्ट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार हरिशंकर प्रसाद को किस रचना पर मिला था? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार हरिशंकर प्रसाद को उनकी किस रचना पर प्राप्त हुआ? विकलांग श्रद्धा का दौर, सदातार की चाबी ताबीज, भूत के पांव पीछे, भोला राम का जीव, ये सब इनकी व्यंग्य रचनाएं हैं हरिशंकर प्रसाई की। तो विकलांग श्रद्धा का दौर, इस रचना पर 1982 ईस्वी में इनको क्या मिला था? 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको? हरिशंकर प्रसाई को। हिंदी के माने जाने व्यंगकार हैं, उनकी रचनाओं में समाज में जो रूढ़िवाद है उसके ढांचे पर गहरा प्रभाव किया है, भ्रष्टाचार पर, सभी पर व्यंग किया है। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक बताएं। तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसने लिखा है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ गया, रांगे राघव। बिल्कुल राइट आंसर, रांगे राघव ने लिखा है। प्रकाशन कब हुआ? तूफानों के बीच 1941 में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, 1941 में प्रकाशन हुआ है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध तो कौन सा था? वो था भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लगती अवध भयावह भारी, ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उसमें संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, बताएं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये विधा है भैया कौन सी? आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं के चार भाग हैं, कौन कौन से बताएं। क्या भूलूं क्या याद करूं कि कौन कौन से भाग है? देखिए 10 द्वार से सोपान तक, एक भाग इसका यही है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, एक भाग इसका ये है, एक भाग है नीड़ का निर्माण फिर, और एक भाग है बसेरे से दूर, और एक है 10 द्वार सोपान तक लास्ट वाला। तो सबसे पहला भाग कौन सा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, आत्मकथा विधि की रचना हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी, उन्होंने लिखा था। अपनी खबर किसकी आत्मकथा बेटा? अपनी खबर बताएं। अपनी खबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। अपनी खबर, अपनी खबर, अपनी खबर, अपनी खबर पांडे शर्मा उग्र गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा? मेरी जीवन यात्रा किसने लिखा है? मेरी जीवन यात्रा, बिल्कुल राहुल संकृत्यान, गा ऑप्शन। अगला प्रश्न, शर्मा, पांडे शर्मा उग्र की रचना अपनी खबर, पांडे शर्मा उग्र की अपनी खबर है आत्मकथा, अपनी खबर आत्मकथा विधा की रचना है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक, बनारसीदास जैन, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी नहीं है? देखें, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से 10 द्वार सोपान तक, तीनों है। अपनी खबर इनकी नहीं है। अपनी खबर के लेखक कौन है? तो अपनी खबर जो है लिखा किसने भैया? अपनी खबर पांडे शर्मा उग्र की है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निराला जी की साहित्य साधना भाग एक किस विधा की रचना है? निराला की साहित्य साधना भाग एक, ये जीवनी विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दलित आत्मकथा नहीं है। दलित आत्मकथा इनमें से देखिए अपनी खबर नहीं है। अपनी खबर जो है ये आत्मकथा नहीं, दलित आत्मकथा। ठीक है, ये बाकी अपने अपने पिंजरे आत्मकथा है। दलित आत्मकथा, मुर्दहिया, जूठन, ये सब अपनी अपनी ये सब हैं। ठीक है, दलित आत्मकथा है। क्लियर? जूठन को ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये भी हो गया आपका। चीड़ों पर चांदनी वाला तो हो ही गया आप था। चीड़ों पर चांदनी तो ये आपका मैंने करवा ही दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया था आपका। हाँ ये चलिए, ध्रुवसानी नाटक में कुल कितने मुख्य पुरुष पात्र हैं बताएं। ध्रुवसानी नाटक में कुल कितने पुरुष पात्र हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्रुवसानी नाटक में वैसे कितने अंक है पूछा था, तो 3 अंक हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन ध्रुवसानी नाटक में कुल कितने पुरुष पात्र हैं? तो 7 पुरुष पात्र हैं। ध्रुवसानी नाटक में कुल कितने पुरुष पात्र हैं भैया? 7। ठीक है, कितने पुरुष पात्र हैं? 7 पुरुष पात्र हैं। कौन कौन से? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, खिंगिल, मिहिर देव और पुरोहित, ये 7 पुरुष पात्र हैं। ठीक है, नायक कौन है? चंद्रगुप्त इसका नायक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ध्रुव स्वामी नाटक में कितने नारी पात्र हैं?
नारी नारी पात्रों में की अगर बात की तो नारी पात्र इसमें कई सारे हैं, जैसे कि मल्लिका, अंबिका, प्रिय गुंजरी, रंगणी, संगनी, ठीक है, ये सब नारी पात्र हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ध्रुव स्वामी नाटक का आरंभ किस पात्र के संवाद से आरंभ होता है? तो बताएं। ध्रुव स्वामी जो नाटक है, बाबू ये बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ध्रुव स्वामी नाटक का आरंभ किस पात्र के संवाद से होता है? तो आरंभ जो होता है वो एक प्रकार से किस पात्र के संवाद से होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्रुव स्वामी के जो है संवाद से। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से आप देखें, ध्रुव स्वामी किसकी पत्नी है? ध्रुव स्वामी किसकी पत्नी भैया? तो रामगुप्त की पत्नी है। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ध्रुव स्वामी में कुल कितने गीतों की योजना है? ध्रुव स्वामी में 4 गीत हैं। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ध्रुव स्वामी नाटक में किस काल का चित्रण किया गया है? गुप्त काल का चित्रण है। खा ऑप्शन राइट आंसर होगा। रामगुप्त और चंद्रगुप्त किसके उत्तराधिकारी थे? रामगुप्त और चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हैं। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रामगुप्त का महामंत्री कौन था? रामगुप्त का महामंत्री कौन था भैया? शिखर स्वामी था। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रामगुप्त के राज्य पर चढ़ाई कौन करता है? रामगुप्त के जो राज्य है उस पर चढ़ाई सकराज करता है। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सकराज संधि के लिए किसकी किसी मांग मतलब कि किसी मांग मतलब क्या मांग करता है, किसकी मांग करता है? तो ध्रुव स्वामी को मांगता है वो, रामगुप्त से। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्रुव स्वामी की रक्षा के लिए कौन तैयार रहता है? तो ध्रुव स्वामी की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त तैयार रहता है। चंद्रगुप्त से प्रेम भी करने लगती है। फिर ध्रुव स्वामी का वेश धारण करके कौन सकराज के शिविर में जाता है? ध्रुव स्वामी का वेश धारण करके चंद्रगुप्त जो होता है वो शिखर सकराज के दरबार में जाता है, शिविर में जाता है। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोमा किसकी प्रतिपालिता पुत्री होती है? तो कोमा आचार्य मिहिर देव की प्रतिपालिता पुत्री है। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका उपन्यास है? बताएं। अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका उपन्यास है? बड़ा फेमस उपन्यास है अर्धनारीश्वर। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है? अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है भैया? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। ये बात ध्यान रखेंगे। 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इस पर। ऑप्शन नंबर इसका तो विष्णु प्रभाकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस कृति के लिए मिला है? तो अर्धनारीश्वर पर ही मिला है। ठीक, कब मिला है? तो 1993 में मिला है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे विष्णु प्रभाकर की। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा कौन सी विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना। किसकी जीवनी है? शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। द्विवेदी युग का एक और नाम, द्विवेदी युग का एक और नाम है, उसको कहते हैं जागरण सुधार काल। का ऑप्शन राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा विष्णु प्रभाकर का नाटक है? विष्णु प्रभाकर का नाटक इनमें से कौन सा है? देखें, डॉक्टर एक नाटक है उनका। अगला प्रश्न, इनमें से विष्णु प्रभाकर की एकांकी कौन सी नहीं है? दूसरा दरवाजा इनकी एकांकी नहीं है। आगे देखते हैं, विष्णु प्रभाकर की एकांकी सीमा रेखा किस परिवेश या उद्देश्य से लिखी गई? तो राजनीतिक परिवेश या उद्देश्य से लिखी गई। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सीमा रेखा एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? सीमा रेखा एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? सीमा रेखा एकांकी में कुल मिलाकर के 4 भाइयों पर पात्र पूरा टिका हुआ है। 4 पात्र हैं इसमें। कितने पात्र हैं भैया? 4 पात्र इसमें से कुल मिलाकर के हैं। लेकिन पात्रों की संख्या जो है और ज्यादा भी हो जाती है। कुल मिलाकर के 8 पात्र हैं। कुल मिलाकर के 8 पात्र, लेकिन 4 भाई इसमें मुख्य रूप से होते हैं। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई सीमा रेखा। लक्ष्मी चंद एक पात्र है, एक व्यापारी होता है वो। शरद चंद्र उसका छोटा भाई, एक मंत्री रहता है। फिर उससे छोटा सुभाष चंद्र एक नेता रहता है। और उसके नीचे विजय एक पुलिस इंस्पेक्टर रहता है। ठीक है, इन्हीं चारों के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था बताएं। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को हुआ था। 21 जून 1912 का ऑप्शन में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के मीरपुर में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा दीक्षा इनकी पंजाब में हुई है। विष्णु प्रभाकर का पहला नाटक कौन सा है? बिल्कुल, विष्णु प्रभाकर का पहला नाटक, इनका पहला नाटक है हत्या के बाद। बिल्कुल राइट आंसर होगा, खा ऑप्शन। हत्या के बाद इनका पहला नाटक है। ठीक है, चलें। डॉक्टर भी इन्हीं का नाटक है। डॉक्टर का प्रकाशन कब हुआ है? डॉक्टर का प्रकाशन हुआ 1961 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा टूटते परवेश 1974 में प्रकाशित हुआ रचना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। विष्णु प्रभाकर ने इनमें से कौन सी विधा लिखी नहीं मतलब लिखी थी? देखें, उपन्यास नाटक मतलब कौन सी विधा लिखी थी? तो नाटक, जीवनी, उपन्यास सारी विधाएं इनकी विधाएं लिखी थी। तो इनमें से सभी, ये करेक्ट आंसर इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है, घा ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। कलम का सिपाही, कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? कलम का सिपाही, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कलम का सिपाही, सभी को पता होगा कलम का सिपाही कौन है भैया? कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, लेकिन कलम का सिपाही कहा किसको जाता है? कलम का सिपाही कहा जाता है अमृत राय को, ठीक है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं, ठीक है। लिखा किसने है? अमृत राय ने। अमृत राय उनके पुत्र थे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को आप लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं लाता रहता हूँ। कल आपकी परीक्षा में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही छपेगा। बाकी विश्वविद्यालयों में आपको बता दूं कि यही सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपकी परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव होती है तो आपके लिए यह लेक्चर सफिशियंट है। इससे पहले भी मैंने एक दिया है, जिसको आपने नहीं मतलब कि नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये बात है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न आगे आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चंस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? अमृत राय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दलित साहित्यकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? जूठन क्या है भैया? एक आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। 30 बरस का साथी के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आवारा मसीहा किसकी जीवनी? शरतचंद्र चटर्जी की जीवनी है। जीवनी पूछा गया किसकी जीवनी है, तो आवारा मसीहा शरतचंद्र चटर्जी की जीवनी है और विष्णु प्रभाकर का रचना है, जीवनी विधा की रचना है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लिखा किसने? बनारसीदास जैन ने। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है इनमें से। देखिए, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक, इनकी अपनी खबर इनका नहीं है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अरे अयावर रहेगा याद किसकी किस विधा की रचना है? तो अरे अयावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, अज्ञे का है। अगला प्रश्न, कस्तूरी कुंडली बसे आत्मकथा। कस्तूरी कुंडली बसे आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा की है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तूफानों के बीच रिपोर्टाज, तूफानों के बीच रांगे राघव का है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सुमेलित है, बताएं इनमें से कौन सुमेलित है? देखिए, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का यही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मेरा परिवार का गिल्लू। मेरा परिवार का गिल्लू जो है वो गिलहरी का बच्चा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुमेलित करें इनमें से। सुमेलित कैसे करेंगे इनमें से? देखिए, ऋण जल धन जल। ऋण जल धन जल के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, ठीक है। सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज लिखा है हरिशंकर परसाई ने, ठीक है। मेरा परिवार लिखा है महादेव वर्मा ने, ठीक है। कारमा लिखा है भुवनेश्वर ने, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। यानी पहले का आपका कौन होगा? चौथा होगा पहले का। दूसरे का आपका तीसरा जाएगा। दूसरे तीसरा है मेरा परिवार, यानी तीसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा जाएगा, बिल्कुल ठीक है। कारवा पहले भी जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। चले, प्रश्न आ चुका, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? यहाँ तक मैं पहुँच चुका था वैसे, ठीक है, उस वीडियो में, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से पहुँच जाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ। सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही की माँ जो मतलब सिपाही की माँ कुंती, मतलब सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती पड़ोसन है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रीढ़ की हड्डी के रचनाकार कौन है? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न है, चारुमित्रा एकांकी के रचनाकार रामकुमार वर्मा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भोर का तारा किसने लिखा है? भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारवा एकांकी किसकी है? कारवा एकांकी, कारवा किस विधा की? एकांकी विधा की रचना है। किसने लिखा है कारवा? कारवा एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर, भुवनेश्वर प्रसाद कारवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अभिमन्यु किस विधा की रचना है? मिस्टर अभिमन्यु एकांकी विधा की रचना किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, औरंगजेब की आखिरी रात। औरंगजेब की आखिरी रात के लेखक कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात रामकुमार वर्मा की रचना है, एकांकी विधा की रचना, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी कौन सी है? उपेंद्र नाथ अस्क लक्ष्मी का स्वागत नाम की एकांकी लिखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी का जो है कथ्य मानव जीवन की दुर्लभता का पक्ष का उद्घाटन करती है, शक्ति के मद में मदांत व्यक्ति का चित्रण भी करती है, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता महत्वाकांक्षा इस तथ्य का भी उद्घाटन करती है। इसका डी ऑप्शन ऊपर सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कारवां एकांकी है, कारवां एकांकी कारवां एकांकी किसकी है? कारवां एकांकी जो है किसकी है भाई? भुवनेश्वर प्रसाद। कारवां एकांकी किसकी है? कारवां जो है भुवनेश्वर प्रसाद की, ठीक है। कारवां किसकी है भाई? भुवनेश्वर प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर होगा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है, लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी मिस्टर अभिमन्यु, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा।
ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते रहते हैं और आप लोग जो है उसको छोड़ कर चले आते हैं, जो कि आप देखे नहीं रहते हैं। तो मैं इसीलिए आपको बताने चला आया, ठीक है। प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र ध्रुव गोस्वामी नाटक का नहीं है। देखिए, समुद्रगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त, रामगुप्त और शिखर स्वामी है। समुद्रगुप्त इसका पात्र है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी है रामगुप्त और चंद्रगुप्त, ठीक है। लेकिन समुद्रगुप्त इसमें नहीं है, समुद्रगुप्त नहीं आया, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। बताएं, विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। ये रामगुप्त का कथन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ध्रुव सामनी नाटक में चंद्रगुप्त के पिता का क्या नाम है। ध्रुव सामनी नाटक में चंद्रगुप्त के पिता का नाम है कुमारगुप्त, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्रुव सामनी नाटक में कौन भीरू और विलासी पात्र है। तो भीरू मतलब कि कायर टाइप का, वो है रामगुप्त, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, ध्रुव सामनी नाटक के अंतिम दृश्य में चंद्रगुप्त को कौन कटार घोंपना चाहता है। तो ध्रुव सामनी नाटक के अंतिम दृश्य में चंद्रगुप्त को कटार से घोंपना चाहते हैं रामगुप्त, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने ध्रुव सामनी नाटक को प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है। तो किस आचार्य ने ध्रुव सामनी नाटक को प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है। तो आचार्य नंदुलाल वाजपेयी ने माना है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक किसकी रचना है। तो भारतेंदु जी की रचना है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है। देखें, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव सामनी इन्हीं की रचना है। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ध्रुव सामनी नाटक का मूल समस्या ये स्त्री स्मिता की समस्या है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ध्रुव सामनी नाटक की स्त्री पात्र, ध्रुव सामनी नाटक की स्त्री पात्र जो है वो आपकी इनमें से कौन सी है। तो कोमा जो है इनमें से ध्रुव सामनी नाटक की पात्र है ध्रुव कोमा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ध्रुव सामनी नाटक का पात्र नहीं है, ध्रुव सामनी नाटक पात्र में कौन शामिल नहीं है। देखिए, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कोमा शामिल है, अस्कंदगुप्त नहीं शामिल है, सी ऑप्शन अस्कंदगुप्त अपने आप में एक नाटक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, ध्रुव सामनी की कथा वस्तु इतिहास के किस कालखंड से रिलेटेड है। तो गुप्त काल से रिलेटेड है, इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं गुप्त काल को, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में किसकी रचना है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, रॉबर्ट नर्सिंग होम में किसकी रचना है। सभी लोग बताएंगे भाई, रॉबर्ट नर्सिंग होम में किसकी रचना है। बिल्कुल, ये रिपुताज विधा की रचना है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतेंदु जी का नाटक नहीं है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ठीक है, और चंद्रावली इनकी रचना है, राजश्री इनकी नहीं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रसाद युग के नाटककार नहीं है, प्रसाद युग के नाटककार इनमें से कौन से नहीं है। देखिए, स्कंदगुप्त, एक मिनट, प्रसाद युग के नाटककार कौन से नहीं, मोहन राकेश प्रसाद युग के नहीं, बाकी लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंदास, ये सब भारतेंदु युग के नाटक हैं, सॉरी प्रसाद युग के नाटक हैं, नाटककार हैं। हिंदी का ऐतिहासिक नाटक नहीं है, हिंदी का ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त है, राजश्री है, राखी की लाज भी है, सूखी डाली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। हिंदी एकांकी के प्रवर्तक नाटककार हैं, हिंदी एकांकी प्रवर्तक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ए ऑप्शन। दलित आत्मकथा नहीं है इनमें से, दलित आत्मकथा इनमें से देखें, अपने अपने पिंजरे, मुर्दहिया, जूठन, ये तीनों है, अपनी खबर नहीं है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इनमें से रेखा चित्र विधा की रचना, सर्वप्रथम रचना कौन सी है। रेखा चित्र सबसे पहले कौन सा है, पदम पराग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा कथन असत्य है, बताएं कौन सा कथन असत्य है। ये ध्रुव सामनी नारी प्रधान रचना बिल्कुल ठीक है, सदाचार की ताबीज व्यंग रचना बिल्कुल रचना है हरिशंकर प्रसाई की। गिल्लू महादेव वर्मा की प्रसिद्ध कविता, कविता नहीं है, ये रेखा चित्र है, ठीक है। सिपाही की माँ मोहन राकेश की एकांकी, बिल्कुल ठीक है, तो यानी इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही गलत लिखा है। इनमें से कौन कथन असत्य है, असत्य में भी छांटना है। देखें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध एकांकीकार हैं, बिल्कुल हैं। हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध आत्मकथाकार भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रेष्ठ उपन्यासकार नाटककार नहीं है, ये एक प्रकार से निबंधकार और एक प्रकार से आलोचक भी हैं। तो अमृत राय प्रसिद्ध उपन्यासकार और कथा सम्राट के पुत्र भी हैं, ठीक है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद के, बिल्कुल ठीक बात है, यानी बी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है। अंजू दीदी किसका नाटक है, अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अस का, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आवारा मसीहा किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर की। जीवनी है सर चट्टोपाध्याय की। अगला प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है। तो बादल की मृत्यु, ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि जिस प्रकार के नाटक वे लिखना चाहते थे उसके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, चूंकि ऐतिहासिक धरातल पर उन्होंने लिखा वैसा रंगमंच नहीं था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।